हाँ, मैं कबीले के उस पवित्र स्थान का पुजारी हूँ। वह सोने की मूर्ति नहीं, हमारे देवता की अजीम मूर्ति है। वह हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसके लिए हम एक तो क्या, हजारों इंसानों का खून बहा सकते हैं। नामाशी घुर्राया। जयप्रकाश तुम्हारे कबीले में कैसे पहुंच गया? हम लोग बाहरी लोगों का कबीले में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाहरी लोग आकर हमारे कबीले की सभ्यता को खराब कर सकते हैं। फिर भी यदाकदा कोई आ जाता है तो हम उसे खाना पीना देकर उस जंगली इलाके के बाहर निकलने का रास्ता बता देते हैं। नामाशी दरिंदगी भरे क्रूर स्वर में कह रहा था। ऐसे में एक दिन जयप्रकाश शास्त्री हमारे कबीले में पहुंचा। हमें नहीं मालूम था कि वह हमारे देवता की मूर्ति चुराने आया है। हमने उसे भटका हुआ समझकर कबीले में पनाह दी। उसने अपना नाम बताया। उसके पैर में हल्की सी चोट थी, जो कि अब मुझे पूरा यकीन है कि वह चोट उसने जानबूझकर बनाई थी। हमने चोट ठीक होने तक उसे कबीले में रहने की इजाज़त दे दी। जड़ी बूटियों से हम उसका इलाज करते रहे। हमारे कबीले का रिवाज है कि पवित्र स्थान का पुजारी वही बन सकता है जिसे बाहरी भाषा का ज्ञान हो, ताकि वह बाहरी मामलों को आसानी से निपटा सके। कबीले में पुजारी की बात ही मानी जाती है। वही नेता है, वही कबीले का सरदार है, वही सब कुछ होता है। 5-6 दिन जयप्रकाश वहां रहा। फुर्सत मिलने पर वह मेरे से बात भी कर लेता था। उसकी बातों से ही मुझे पता चला था कि वह खंडाला का रहने वाला है। मुंबई में भी मिसेज कम्स के घर पर किराए पर रहता है। ऐसी कई बातें बताई जो कि अब उसे तलाश करने में मेरे काम आ रही है। देवराज चौहान नामाशी की बात सुन रहा था। नामाशी का चेहरा क्रोधित होकर पागलों की तरह लग रहा था। 5-6 दिन के बाद जब उसका पैर ठीक हुआ और अगले दिन मैंने उसे कबीला छोड़ देने को कहा, तो वह उसी रात को हमारे पवित्र देवता की मूर्ति पूजा स्थल से उठाकर भाग गया। हमें तब पता चला जब हम भोर के उजाले में देवता की पूजा करने पहुंचे। मेरे पास जयप्रकाश से हासिल की उसके बारे में जानकारी तो थी ही। मैं अपने 2 खास आदमियों के साथ जयप्रकाश की तलाश करने, उसे सजा देने, उससे मूर्ति वापस पाने के लिए यहाँ आ गया। बिना देवता के मूर्ति के मैं कबीले में नहीं लौट सकता। जयप्रकाश ने हमारे देवता का जो अपमान किया है, उसकी सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मुझे डर है, मेरे तलाश करने से पहले ही जयप्रकाश देवता की मूर्ति किसी को बेच न दे। मैं जानता हूँ पुरानी मूर्तियाँ विदेशी खरीद लेते हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर उसे एस्ट्रे में डाला। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जयप्रकाश अभी तक मूर्ति का सौदा नहीं कर सका है। कुछ लोग उसके पीछे हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिपा बैठा है, लेकिन पहला मौका मिलते ही वह मूर्ति का सौदा जल्द से जल्द करने की चेष्टा करेगा, क्योंकि जब तक मूर्ति उसके पास है, उसकी जान को खतरा बना रहेगा। नामाशी दांत पीसकर कह उठा, मूर्ति उसके पास हो या न हो, मैं जयप्रकाश को तो जिंदा नहीं छोड़ने वाला। देवराज चौहान नामाशी को देखता रहा। तुम्हें यह बातें कैसे पता चली? एकाएक नामाशी ने पूछा। इत्तेफाक से, संयोग से। नामाशी देवराज चौहान को घूरता रहा। उसकी दिली हालत समझकर देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। कहीं तुम भी उस मूर्ति को तो नहीं पाना चाहते? कहते हुए नामाशी की आंखें सिकुड़ गई। मेरा तुम लोगों के मामले से कोई वास्ता नहीं है। वह हमारे देवता की मूर्ति है। अगर उसकी तरफ अपनी टेढ़ी निगाह भी डाली तो। नामाशी, देवराज चौहान का स्वर अत्यंत कठोर हो गया। बात बात पर धमकियां देना ठीक नहीं होता। और मुझे जयप्रकाश या पाटिल मत समझ बैठना। मेरे सामने ठीक तरह से बोला करो। क्यों, तुम बहुत बहादुर हो? नामाशी ने पूछा। बहुत बहादुर नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। देवराज चौहान का स्वर सर्द हो गया। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को घूरते रहे। तुम जयप्रकाश को क्यों ढूंढ रहे हो? नामाशी ने इस पर शांत स्वर में पूछा।
क्योंकि जयप्रकाश से मुझे कुछ लोगों के बारे में जानना है। देवराज चौहान बोला। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देवराज चौहान ने जगमोहन से संबंधित सारी बात नामाशी को बताई। सुनकर नामाशी ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसका चेहरा नहीं पहचानते, ऐसे में उसे तलाश कैसे करोगे? रात को मुंबई जाकर मैंने मिसेज कम्स के यहाँ से जयप्रकाश की तस्वीर हासिल की है। अब जयप्रकाश के सामने आने पर उसे फौरन पहचान लूंगा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगा ली। मिसेस कम्स से पूछा जयप्रकाश के बारे में। जयप्रकाश उससे मिलने तो नहीं आया। मिसेस कम्स से मेरी बात नहीं हो सकी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मिसेस कम्स की किसी ने जान ले ली थी। वह खून में नहाई फर्श पर पड़ी थी। नामाशी की आंखें सिकुड़ गई। मिसेस कम्स की हत्या हो गई? हाँ, यह तो बहुत बुरा हुआ, नामाशी ने दांत पीचकर कहा। मिसेस कम्स की इस प्रकार हत्या हो जाना साबित करता है कि जयप्रकाश के मामले को लेकर ही उसकी हत्या हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिसेस कम्स जयप्रकाश या मूर्ति के बारे में कोई जानकारी रखती थी और किसी ने उससे वह जानकारी लेकर हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। अब देवता की पवित्र मूर्ति को और भी खतरा पैदा हो गया है। देवराज चौहान नामाशी के सुर्ख चेहरे को देखता रहा। मिसेस कम्स की जान लेने वाला प्रदीप साहू हो सकता है। देवराज चौहान खामोश रहा। मुझे मुंबई जाकर साहू को तलाश करना होगा, कहीं वह देवता की मूर्ति को विदेश ना भेज दे। मैं नामाशी, देवराज चौहान ने टोका। जल्दबाजी मत करो, बेकार की भागदौड़ से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? नामाशी के होंठ बिचे हुए थे। साहू के पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सारे हालात ही सही जानकारी पाने के लिए, मूर्ति के बारे में ठोस या सही जानकारी पाने के लिए तुम्हें जयप्रकाश को तलाश करना होगा, उससे बात करनी होगी। लेकिन वह तो कहीं भी नहीं मिल पा रहा कि जब तक नहीं मिलता उसे ढूंढते रहो। किसी और के पीछे पड़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। नामाशी ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम भी तो जयप्रकाश को ही तलाश कर रहे हो, नामाशी बोला। हाँ, वह मिल जाए तो उसे अपना काम निकालकर उसे मेरे हवाले कर देना। मेरे भरोसे मत रहना, अपने हाथ पांव भी मारो। वह तो मारूंगा ही, नामाशी बेचैन था। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। जयप्रकाश की तलाश में जा रहे हो? हाँ, ठीक है, नामाशी उठते हुए बोला। मैं तुमसे मिलता रहूंगा। फिलहाल खंडाला में ही हो ना? देवराज चौहान के सिर हिलाने पर नामाशी बाहर निकल गया। देवराज चौहान जब होटल से बाहर निकला तो दोपहर हो रही थी। धूप थी, परंतु पहाड़ी इलाका होने के कारण गर्मी का कोई खास एहसास नहीं हो रहा था। वह पार्किंग में खड़ी कार में बैठा और कार स्टार्ट करके होटल के बाहर सड़क पर आ गया। जयप्रकाश के पासपोर्ट में लिखा खंडाला का पता उसे याद था। पासपोर्ट में लगी तस्वीर अलग करके जेब में रख ली थी। देवराज चौहान उस पते को पूछते हुए आगे बढ़ता रहा। तब वह जब एक सुनसान सी सड़क पर से गुजर रहा था कि जब उसे पीछे से आने वाली कार ने हॉर्न बजाकर तेजी से उसकी कार को ओवरटेक करते हुए जोरदार ढंग से साइड मारी। यह सब एकदम अचानक होने के कारण देवराज चौहान संभल न सका और न ही कार को कंट्रोल कर सका। कार की साइड लगते ही उसकी कार टेढ़ी हुई और सड़क के किनारे पर मौजूद बड़ी सी पहाड़ी चट्टान से जा टकराई। देवराज चौहान के शरीर को तीव्र झटका लगा। फिर सब कुछ शांत हो गया। इंजन भी बंद हो गया। देवराज चौहान ने दोनों हाथों से कार का स्टीयरिंग न पकड़ा होता तो उसका माथा वेग के साथ स्टीयरिंग से टकरा जाना था। इसके साथ ही दूसरी कार के टायर ब्रेक लगने के कारण घिसटते हुए रुक गए। उसी पल कार के दरवाजे आनन फानन खुले और चार खतरनाक खूंखार दादा रिवॉल्वर थामे बाहर निकले
और फुर्ती के साथ उन्होंने देवराज चौहान की कार को घेर लिया। वे बेहद सतर्क दिखाई दे रहे थे। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा। उनकी संख्या देखकर उसकी आंखें सिकुड़ी कि कहीं वह चार वही तो नहीं थे जो जगमोहन की जान के पीछे पड़े थे। देवराज चौहान का ख्याल गलत नहीं था। यह चारों वही थे जो 2 बार जगमोहन को मौत की नींद सुलाने का प्रयत्न कर चुके थे। देवराज चौहान बाहर निकला। जयप्रकाश से वास्ता रखने वाला यह मामला ऐसा था कि कुछ करने से पहले सामने वाले को पहचानना, उसका इरादा जानना जरूरी था। क्या नाम है तुम्हारा? एक ने खतरनाक लहजे में पूछा। तुम लोग कौन हो और मेरी कार को टक्कर मारने का मतलब? मेरे सवाल का जवाब दो। पूछने वाले ने आगे बढ़कर देवराज चौहान की छाती पर रिवॉल्वर की नाल टिका दी। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी मुस्कान नाच उठी। विनोद सेठी नाम है मेरा। तुम जयप्रकाश के दोस्त हो? क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। मिसेस कॉम्स से तुमने यही कहा था कि तुम जयप्रकाश के दोस्त हो। देवराज चौहान मन ही मन फौरन सतर्क हो गया। तुम लोग मिसेस कॉम्स से मिले थे? हाँ, तुम्हारे मिलने के 2 घंटे बाद ही हम मिसेस कॉम्स से मिले थे। उसने एक एक शब्द चबाकर कहा। और हमारे जोर देने पर गॉम्स ने बताया था कि जयप्रकाश का कोई दोस्त आया था और उसका 3 महीने का किराया भी दे गया। गॉम्स ने जो हुलिया बताया था वह तुम पर पूरी तरह फिट बैठता है। फिट क्यों नहीं बैठेगा? वह मैं ही था। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुम्हारे ही इंतजार में हम तब से तुम्हारे गॉम्स के यहाँ पहुँचने की राह देख रहे थे। तुम कल रात गॉम्स के यहाँ पहुँच गए और उसकी हत्या कर दी। जाहिर है कि गॉम्स की जान लेने से पहले तुमने गॉम्स का मुंह खुलवा लिया होगा। हम तो यही सोचते रहे कि मिसेस गॉम्स जयप्रकाश के मामले के बारे में बिल्कुल अनजान है, लेकिन हम धोखा खा गए थे। हमने तो रात को ही तुम्हें पकड़ लेना था, अगर मिस क्लोरा के आदमी तुम्हें ना पकड़ लेते। बहरहाल हम तब से तुम्हारे पीछे हैं और अब मौका आया है तुम्हें पकड़ने का। देवराज चौहान कठोर निगाहों से उन चारों को देखने लगा। मिसेस कॉम्स ने क्या बताया कि मूर्ति कहाँ है? वह बदमाश दांत पींचकर बोला। इस बारे में मिसेस कॉम्स से मेरी कोई बात नहीं हुई। देवराज चौहान का लहजा सर्द था। तो फिर जयप्रकाश के बारे में बताया होगा कि वह मूर्ति के साथ कहाँ दुबका पड़ा है? नहीं बताया। वाह, तो फिर तुमने यूं ही मिसेस कॉम्स की हत्या कर दी। पागल हो क्या? वह मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मरी पड़ी थी। खुदकुशी की होगी, दूसरा बदमाश व्यंग से बोला। यह सीधी तरह से नहीं मानेगा, मनवाना पड़ेगा, तीसरे बदमाश ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। तुम लोग कौन हो? देवराज चौहान ने एकाएक वैशी स्वर में पूछा। क्यों जानना चाहते हो? बताने में ऐतराज नहीं है तो बता दो। हम क्षण भर की चुप्पी के पश्चात एक बोल ही पड़ा। हम साहू साहब के आदमी हैं। प्रदीप साहू? हाँ, और जयप्रकाश को तलाश कर रहे हो? क्यों, साहू के आदमी जयप्रकाश को तलाश नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश तुम लोगों के हाथ आया था तब उससे मूर्ति के बारे में नहीं पूछा। तब तो उसकी जान लेने पर आमादा हो गए थे। देवराज चौहान ने उन्हें टटोलने वाले लहजे में कहा। अगर उस वक्त वह आदमी न बचाता तो तुम लोगों ने जयप्रकाश को मार ही देना था। कौन आदमी? एक के होठों से निकला। वही जिसे दोबारा मारने अस्पताल में पहुंच गए थे, लेकिन किस्मत से बच निकला वह। उन चारों की निगाह आपस में टकराई। तुम यह सब कैसे जानते हो? देवराज चौहान की आंखों में जहान भर की क्रूरता सिमट आई। उनके इस प्रश्न से ही स्पष्ट था कि जगमोहन की जान लेने की भरपूर चेष्टा करने वाले यही चारों हैं। इन्हीं को वह तलाश कर रहा था। मस्तिष्क में चारों के प्रति क्रोध का लावा उछल रहा था, परंतु खुद पर काबू रखा, क्योंकि 4 रिवॉल्वरों का रुख उसकी तरफ था। तुम यह सब कैसे जानते हो? दूसरे बदमाश ने पूछा।
किसी ने बताया। किसी ने किसने? है कोई, तुम लोग उसे नहीं जानते। उसने तुम चारों का हुलिया बताया था और मैंने अब तुम लोगों को पहचान लिया। बहुत अच्छा किया, एक बदमाश ने कड़वे स्वर में कहा। लेकिन हम तुम्हारी इस बोगस बात में नहीं आने वाले और असल बात हमें जानने की इच्छा नहीं है। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। देवराज चौहान मौत की निगाहों से उन चारों को देखता रहा। इसी तरह खड़े रहो, कुछ ही देर में साहू साहब यहाँ आने वाले हैं, वही तुमसे बात करेंगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। पीछे हटकर कार से टेक लगाकर सिगरेट सुलगा ली। रिवॉल्वर उसकी जेब में थी, परंतु निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। वह चारों हद से ज्यादा सतर्क थे। अगले 10 मिनटों में प्रदीप साहू कार पर वहां आ पहुंचा। देवराज चौहान की निगाह कार की तरफ उठ गई। उसके बदन पर बेहद कीमती सूट था। 50 बरस की उम्र और वह रोशन खानदान से वास्ता रखने वाला लगता था। कलाई पर बंदी घड़ी में सोने के पीस, हाथों में हीरे की अंगूठियां, गले में सोने की बेहद मोटी चेन, माथे पर पुराने जख्म का गड्ढा। यह प्रदीप साहू था। कार से उतरकर देवराज चौहान को देखते हुए प्रदीप साहू ने सिगरेट सुलगाई, फिर कष्ट लेते हुए आगे बढ़ा और देवराज चौहान के सामने आकर ठिठका। देवराज चौहान को कुछ भी कर गुजरने का मौका नहीं मिल पा रहा था। देवराज चौहान की सर्द निगाह प्रदीप साहू पर ही टिकी थी। उसने एक ही निगाह में पहचान लिया था कि सामने खड़ा इंसान एक नंबर का मक्कार और हरामी था। ऐसा इंसान की इस पर विश्वास करना जैसे भूखे शेर पर भरोसा करना था कि वह नहीं खाएगा। एकाएक साहू के चेहरे पर क्रूरता से भरी मुस्कान थिरक उठी। क्या नाम है तुम्हारा? साहू ने कड़वे स्वर में पूछा। विनोद सेठी, देवराज चौहान बोला। मूर्ति कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। प्रदीप साहू यंग मिश्रित हंसी हंसा। और तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि शास्त्री कहाँ पर होगा? नहीं, देवराज चौहान का स्वर सपाट था। मिसेस कॉम्स की जान तुमने क्यों ली, यह तो तुम बताओगे ही नहीं। साहू मुस्कुरा रहा था। मैंने मिसेस कॉम्स की जान नहीं ली, देवराज चौहान कष्ट लेकर बोला। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोला करते, जहर भरे स्वर में साहू बोला। तुम बाप कब से बन गए? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में बोला। प्रदीप साहू व्यंग से हंसा। मैं तो हूँ ही सबका बाप, तुम्हें शक है क्या? तुम जैसे पहले खुद को सबका बाप कहते हो, लेकिन बाद में तुम जैसों की हालत आवारा औलादों से भी बदतर हो जाती है। प्रदीप साहू के दांत पिच गए। जुबान बंद रखो। क्यों, बाप बनना अच्छा नहीं लग रहा क्या? प्रदीप साहू दांत बीचे कई पलों तक देवराज चौहान को घूरता रहा। सीधी तरह मूर्ति के बारे में बता दो, एकाएक प्रदीप साहू घुर्राया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे किसी मूर्ति के बारे में नहीं मालूम, मैंने किसी मूर्ति को देखा भी नहीं। बेकार की। सुनो विनोद सेठी, प्रदीप साहू ने दांत पीचकर कहा। मैं इस बारे में मिसेस गोम्स से मालूम कर चुका हूँ कि तुम गोम्स से जयप्रकाश के दोस्त बनकर मिले थे। शायद पहली बार तुम मिसेस गोम्स से मूर्ति या जयप्रकाश के बारे में नहीं जान सके, लेकिन दोबारा किसी प्रकार जान लिया और मिसेस गोम्स को खत्म कर दिया ताकि कोई और वह न जान सके जो मिसेस गोम्स से तुमने जाना है। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि मिसेस गोम्स से इस बारे में मालूम किया जा सकता है तो मैंने पहले से ही मालूम कर लेना था। अटकलें लगा रही हो। वैसे जयप्रकाश तुम्हारे हाथ लगा था, तब उससे मालूम क्यों नहीं किया? प्रदीप साहू की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें कैसे मालूम? प्रदीप साहू के दांत बिछ गए। मैंने देखा था, देवराज चौहान ने झूठ बोला। कुछ दूरी से मैं वह सब देख रहा था। फिर जब दूसरे आदमी ने आकर उसे बचाया तो तुम लोग उसके पीछे पड़ गए। तब जयप्रकाश से क्यों नहीं पूछा कि? तब हम पूछ ही रहे थे और वह नहीं बता रहा था। अगर बीच में उसे बचाने वाला न टपक पड़ता तो हम उसका मुंह खुलवा ही लेते। प्रदीप साहू ने कहर भरे स्वर में कहा।
जिसने बीच में आकर उसे बचाया था। तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए? तुम तो सब कुछ जानते लगते हो, साहू ने कड़वे स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। जब तुमने उस पर दोबारा अस्पताल में उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उस समय मैं वहां अपने पड़ोसी का हाल पूछने गया था और तुम्हारे इन आदमियों को पहचान लिया। प्रदीप साहू के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। इसका मतलब तुम हम पर नजर रखे हुए थे। बिना नजर रखे ही सब मालूम हो गया। इसे अस्पताल में तुमने उस आदमी की जान दोबारा लेने की चेष्टा क्यों की? एक बार ही उसके साथ जो किया वही हद से ज्यादा था। उसे खत्म करना जरूरी था, साहू ने दांत बींचकर कहा। होश में आकर वह मेरे आदमियों के हुलिये पुलिस को बता देता और मेरे आदमियों के जरिए पुलिस मुझ तक पहुंच सकती थी। लेकिन मैं उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता था। लेकिन वह बचकर अस्पताल से भाग गया। देवराज चौहान की आंखों में मौत के भाव नाच उठे। इन बातों को छोड़ो, प्रदीप साहू ने कठोर स्वर में कहा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उस मूर्ति के बारे में जान चुके हो। मैं चाहूं तो इस बात को साबित भी कर सकता हूं। करो। चौहान बातों के दौरान रिवॉल्वर निकालने के मौके की तलाश में था, परंतु साहू के चारों आदमी रिवॉल्वर थामे सतर्क थे और इस सुनसान सड़क पर वाहनों का आना जाना बिल्कुल न के बराबर था। जबकि देवराज चौहान को सिर्फ चंद सेकंडों का वक्त चाहिए था साहू और उसके चारों आदमियों को खत्म करने के लिए। प्रदीप साहू ने कश लिया और सिगरेट एक तरफ उछालकर बोला। तुमने मिसेज गोम से किसी तरह मूर्ति का पता हासिल करके मूर्ति अपने कब्जे में की और चंद्रकांत पाटिल से मूर्ति का सौदा करने खंडाला पहुंच गए। मैं मालूम कर चुका हूँ, होटल में तुम पाटिल के खास मेहमान बने बैठे हो। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी से भरी मुस्कान उभरी। बेहतर यही होगा कि तुम मूर्ति मेरे हवाले कर दो, प्रदीप साहू ने दांत पींचकर कहा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। मूर्ति तुम्हारे हवाले कर दूं या तुमसे सौदा करे? उसके स्वर में तीखापन था। प्रदीप साहू की आंखों में तीव्र चमक उभरी। फिर वह हंसा। मैं कीमत देकर माल लेने का आदी हूँ, साहू की आवाज में मक्कारी थी। फिर तो अब में सौदा पट सकता है। देवराज चौहान ने भी मक्कारी से काम लिया। क्या मांगते हो मूर्ति का? साहू ने कश लिया। पाटिल 1.25 करोड़ दे रहा है। मैं भी दे सकता हूँ, प्रदीप साहू ने सामान्य स्वर में कहा। 1.25 करोड़ वह दे रहा है, तुम्हें उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो सौदा टूटेगा। 1.30, 1.5 करोड़, देवराज चौहान ने कहा। ज्यादा है, पार्टी बदलने के लिए 25 लाख ज्यादा है, साहू बोला। मेरी नज़रों में ठीक है, 1.35 दे देता हूँ, ठीक रहेगा। देवराज चौहान ने क्षण भर की चुप्पी के पश्चात कहा। मुझे सोचने का मौका दो। मेरा कमरा तो तुम जानते ही हो, एक आध दिन में फोन कर लेना। फोन तो मैं कर लूँगा, लेकिन इस दौरान कहीं तुम पाटिल से सौदा न पटा लो। जो रकम ज़्यादा देगा वह मूर्ति ले जाएगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। फिर ठीक है। साहू के चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। मेरे यहाँ रुकने का अब कोई मतलब नहीं है, मैं चलता हूँ। मूर्ति कहाँ है? तुमने पास में रखी हुई है या कहीं और है? प्रदीप साहू ने पूछा। तुम ही सोचो कि क्या मूर्ति मुझे पास रखनी चाहिए, मतलब कि सौदा होने के बाद ही तुम मूर्ति लाओगे? सौदा ही नहीं, पेमेंट के बाद। माल पहले लूँगा, मूर्ति बाद में दूंगा। प्रदीप साहू ने सिर हिलाया। ठीक है, रेट तय करो, मैं तुम्हें शाम को या कल सुबह फ़ोन करूँगा। देवराज चौहान कार में बैठा। उसकी पैनी खतरनाक निगाह साहू और उसके चारों साथियों पर घूम रही थी और वह कार इस तरह स्टार्ट करने लगा कि वह स्टार्ट न हो। आओ, प्रदीप साहू ने अपने साथियों से कहा और पलटकर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उन चारों ने रिवॉल्वर जेब में रख ली।
तो साहू के साथ उसकी कार की तरफ बढ़ गए। बाकी के दो अपनी कार की तरफ ही गए। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। फुर्ती के साथ उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और आगे खड़ी कार की तरफ बढ़ते दोनों बदमाशों पर गोली चला दी। एक के सिर में गोली लगी, दूसरे के भी सिर में लगती, लेकिन चलते हुए वह कार की ओट में आता चला गया। इन दोनों फायरों के पश्चात वहां का माहौल एकदम बदल गया। जो किस्मत से गोली लगने से बच गया था, वह आदमी दरवाजा खोलकर कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और पलक झपकते ही कार स्टार्ट की। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कार के टायर का निशाना लेकर ट्रिगर दबाया। तेज आवाज के साथ कार के टायर के परछक्के उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर बैठा बदमाश फौरन नीचे झुक गया और रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। ठीक इसी वक्त पीछे से फायर हुआ और देवराज चौहान की कार का पिछला शीशा तोड़ती हुई एक गोली खिड़की के खुले शीशे से निकल गई। देवराज चौहान पहले से ही नीचे झुक गया था। एकाएक वातावरण में पैना सन्नाटा छाया था। तभी आगे वाली कार से गोली चली, जो कि कार के अगले शीशे में छेद बनाती हुई सीट के पुष्ट में जा घसी। एकाएक वातावरण में पैना सन्नाटा छाया था। तभी आगे वाली कार से गोली चली, जो कि कार के अगले शीशे में छेद बनाती हुई सीट की पुष्ट में जा घसी। देवराज चौहान दांत भींचकर सीधा हुआ, सिर ऊपर उठाया और आगे वाली कार की उपेक्षा कुछ पीछे मौजूद साहू वाली कार पर गोली चलाई, जो कि साहू की कार की छत में जा घसी। उसी पल देवराज चौहान ने दूसरा फायर किया, जो कि साहू की कार का आगे का शीशा तोड़कर गोली कार के भीतर कहीं चली गई। लेकिन किसी को गोली लगी नहीं, क्योंकि कोई चीख की आवाज नहीं गूंजी थी। उसी क्षण साहू की कार से एक साथ दो फायर हुए, जो कि बेकार गए। देवराज चौहान ने चेंबर में बची इकलौती गोली आगे वाली कार पर यूं ही चलाई और फौरन नीचे झुक गया। उसके दांत बिचे हुए थे, चेहरे पर खूंखारता सिमटी हुई थी। डैशबोर्ड से गोलियां निकालकर चेंबर पुनः भरा। तब तक दो गोलियां उसकी कार की बॉडी के साथ टकरा चुकी थी। इस गोलीबारी से हालात अजीब हो गए थे। बीच में देवराज चौहान की कार और आगे टायर बस्ट हुई कार, जिसमें रिवॉल्वर लिए एक बदमाश मौजूद था। पीछे वाली कार में साहू अपने एक साथी के साथ था। हर कोई एक दूसरे को उड़ा देने की गात में था, जबकि कार के बाहर निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कार से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। तभी साहू की कार से गोली चली, जो कि उसकी कार के पीछे वाले हिस्से में लगी। देवराज चौहान के दांत पिचे हुए थे, आंखों में मोती मौत मंडरा रही थी। वह पुनः सीधा होकर निशाना साधने की सोच ही रहा था कि एकाएक चौंका और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसकी सांसों में पेट्रोल की स्मेल टकराई। एकाएक देवराज चौहान सतर्क हो गया। साहू की कार से उसकी कार की पेट्रोल टंकी पर गोली चलाई गई थी, जो कि निशाने पर बैठी थी, और कार की टंकी से पेट्रोल निकलकर सड़क पर गिरने लगा था। देवराज चौहान जानता था कि अब प्रदीप साहू का अगला कदम क्या होगा। कार से फौरन बाहर निकलना जरूरी था, और बाहर निकलने का मतलब था साहू और उसके आदमियों की गोलियों का निशाना बनना। ये बहुत ही खतरनाक पल थे। उसी समय दो फायर एक साथ हुए और अगले ही पल आग का भभका उठा और उसकी कार का पिछला हिस्सा आग की लपटों में गिर गया। साहू ने कार की टंकी से सड़क पर बहते पेट्रोल पर गोलियां चला दी थी, जिसके कारण पेट्रोल ने आग पकड़ ली थी और अब किसी भी समय पूरी कार आग के घेरे में गिर सकती थी और किसी भी समय टंकी फटने का विस्फोट हो सकता था। कार से तुरंत बाहर निकलना जरूरी था, लेकिन बाहर मौत के शिकारी उसकी गात में थे। दांत पीछे देवराज चौहान ने झुके ही झुके कार का ड्राइविंग डोर खोला, जिसे वहां से निकलना चाहता हो। वह जानता था कि अब मौत के शिकारियों की निगाह कार के खुले दरवाजे पर जा टिकी होगी, और यह जानकर कि वह बाहर निकलने वाला ही उनकी रिवॉल्वर तन चुकी होगी। इसके बाद देवराज चौहान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तूफानी गति से कार के दूसरी तरफ का दरवाजा खोला
और तीर के भांति बाहर निकलकर छोटी सी छलांग लगाई और सड़क की ढलान पर लुढ़कता चला गया। तभी आग का जबरदस्त भपका उठा और पूरी कार आग में गिर गई। बहुत ही खतरनाक दृश्य था। कार में लगी आग हर पल बढ़ती जा रही थी। देवराज चौहान पहाड़ी पत्थर से टकराकर रुका। अगले ही पल उछलकर खड़ा हुआ और तुरंत ही करीबी पेड़ के तने की ओट ले ली। यही वह क्षण थे जबकि कानों को फाड़ने वाला धमाका हुआ। पेट्रोल की टंकी के फटने का धमाका था यह। आग में सुलग रही कार जोरों से डगमगा उठी। कार के छोटे छोटे कई टुकड़े ऊपर की तरफ उछलते चले गए। कार का आधा पिछला ढांचा पेट्रोल की टंकी फटने से बिल्कुल ही तबाह हो गया था और आगे का हिस्सा आग में था। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज वहां गूंजी। देवराज चौहान ने बीचे दांतों से दरिंदगी भरी निगाह घुमाई। प्रदीप साहू की कार स्टार्ट होने के बाद पीछे की तरफ सरक रही थी। साहू वहां से जाने की तैयारी में था। देवराज चौहान साहू को बेक होते देखता रहा। वह चाहता तो साहू को पकड़ सकता था और उस पर गोलियां बरसा सकता था, परंतु इस वक्त यहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। कार की टंकी के फटने की आवाज दूर तक गूंज चुकी थी। कोई भी इस तरफ आ सकता था। ब्रेक होने के बाद साहू की कार तेजी से दूर हो गई। देवराज चौहान पेड़ के तने की ओर से निकलकर सड़क पर पहुंचा और आगे वाली कार की तरफ बढ़ा। तभी उसमें बैठा हक्का बक्का सा बदमाश रिवॉल्वर थामे कार से बाहर निकला और सड़क पर सीधा ही तेजी से भागने लगा। देवराज चौहान ने दांत बींचकर भागते बदमाश की पिंडली पर फायर किया। वह बदमाश चीखकर लड़खड़ाया और सड़क पर लुढ़कता चला गया। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर अपनी जेब में डाली और दरिंदगी भरे कदम उठाता हुआ उसके पास पहुंचा। वह पिंडली थामे जोर जोर से चीख रहा था। करीब पहुंचते ही देवराज चौहान ने उसकी कमर पर ठोकर लगाई। वह गला फाड़कर चीख उठा, माँ मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मैं, याद है तुमने अस्पताल में जाकर एक आदमी की जान लेने की दोबारा चेष्टा की थी? हाँ, वह सिर्फ उसी वजह के कारण तुम अब मरने जा रहे हो। देवराज चौहान की आवाज में वैशीपन के भाव आए। बहुत तलाश करने पर तुम लोग हाथ लगे हो। नहीं, मैं। तभी देवराज चौहान के जूते की ठोकर उसकी कनपटी पर पड़ी। वह गला फाड़कर चीखा। देवराज चौहान ने दूसरी, फिर तीसरी, चौथी ठोकर कनपटी पर एक ही जगह मारी। उसका चीखना बंद हो गया। वह बेहोश हो चुका था। दरिंदा बने देवराज चौहान ने उसे सड़क पर से उठाकर कंधे पर लादा और आगे बढ़कर दांत पींचकर सुलगती कार के ऊपर उसके शरीर को फेंक दिया। उसका बेहोश शरीर आग की लपटों के बीच ही कहीं फंस गया था। वह इस कदर बेहोश था कि आग की गर्मी और उसके बदन को झुलसाती लपटें भी उसे होश में नहीं ला सकती थी। और जब उसे होश आता तब तक आग ने उसे पूरी तरह जला देना था। वह किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बच सकता था। इस काम से निपटकर देवराज चौहान ने वैशी निगाह कार के समीप गिरे पड़े दूसरे व्यक्ति पर मारी, जिसके सिर पर उसकी गोली लगी थी। उसके बाद देवराज चौहान पैदल ही आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर छाए दरिंदगी और वैशीपन के भाव धीरे धीरे सिमटकर गायब होते जा रहे थे। जिन्होंने 2 बार जगमोहन के जान लेने की चेष्टा की, उनमें से 2 खत्म हो गए थे। बाकी के 2 और प्रदीप साहू बचा था। देर सवेर वह भी निपट जाने थे। देवराज चौहान 2 मिनट ही पैदल चला होगा कि पीछे से आकर एक कार उसके पास रुकी। देवराज चौहान ने देखा, वह नामाशी के दोनों साथी थे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। वे दोनों मुस्कुराए। इशारे से उसे कार के भीतर बैठने का इशारा किया। क्षण भर सोचकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और कार की पिछली सीट पर जा बैठा। कार तेजी से आगे बढ़ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और स्थिर लहजे में बोला, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जवाब में दोनों मुस्कुराए। नामाशी कहाँ है? वह फिर मुस्कुराए। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर रह गया। उसे ध्यान आया कि
यह दोनों उसकी बात सुन और समझ तो सकते हैं, परंतु भाषा न आने के कारण जवाब नहीं दे सकते। कार में चुप्पी छाई रही। जब उन्होंने शहरी इलाके में प्रवेश किया, देवराज चौहान हाथों से इशारा करके बोला, बस यहीं रोक दो। कार रुक गई। वे दोनों देवराज चौहान के इशारे से उसका मतलब समझ गए थे। देवराज चौहान कार से बाहर आ गया। शुक्रिया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। जवाब में वे दोनों भी मुस्कुराए। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। देवराज चौहान उस पते पर पहुंचा जो पासपोर्ट पे लिखा था, जहां जयप्रकाश पहले रहता था। छोटी सी पहाड़ी पर 8-10 मकान बने हुए थे। उसी में एक छोटा सा खूबसूरत मकान जयप्रकाश का था। देवराज चौहान ने पहले वाला लकड़ी का छोटा सा दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करके बरामदे में लगे बेल के बटन को दबाया। भीतर बेल बजने का स्वर सुनाई दिया। 2 पल बीतने पर भी दरवाजा नहीं खुला। देवराज चौहान ने पुनः बेल बजाई। अब देवराज चौहान को भी मूर्ति के मामले में दिलचस्पी जाग उठी थी कि वह कहाँ है और उसे कौन ले जाता है, जबकि उसके पीछे जितने भी लोग थे सब खतरनाक थे। चंद्रकांत पाटिल भी अपने आप में खतरनाक था। उसने दादे पाल रखे थे। प्रदीप साहू और उसके आदमी की दरिंदगी वह देख चुका था। उधर मिस किलोरा हर हाल में मूर्ति हासिल करने में आमादा थी। और देवराज चौहान की निगाह में सबसे खतरनाक नामाशी और उसके 2 साथी थे, जो अपने देवता की मूर्ति को वापस पाने के लिए खून की नदियां बहा देने को तैयार थे। वह वास्तव में सब कुछ कर सकते थे। देवराज चौहान सिर्फ इस खतरनाक खेल का अंत देखना चाहता था और प्रदीप साहू और उसके आदमियों को खत्म करके जगमोहन पर हुए जानलेवा हमलों का उधार चुकता भी करना चाहता था। जयप्रकाश को ढूंढ निकालने की भी देवराज चौहान की इच्छा प्रबल हो उठी थी, क्योंकि हर कोई उसे ही तलाश कर रहा था। सोचते हुए देवराज चौहान चौंका, फिर एकदम सतर्क हो गया, क्योंकि तभी भीतर से आहट उभरी थी। फिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाली 40 बरस की ठीक सी नज़र आने वाली औरत थी। उसके पीछे 12 बरस की बच्ची खड़ी थी। दोनों के चेहरों पर व्याकुलता और सहमेपन के भाव थे। किससे मिलना है आपको? उस औरत ने पूछा। जयप्रकाश शास्त्री यही रहता है, देवराज चौहान बोला। इन शब्दों को सुनते ही औरत की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। हाँ, रहते तो यही हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से वह घर पर नहीं आए। घर नहीं आए? जी हाँ, वह मुंबई में कहीं किराए पर रह रहे हैं, उस औरत ने कहा। आप कौन हैं? मैं उसकी पत्नी हूँ, अनीता शास्त्री। और आपके पीछे खड़ी बच्ची शास्त्री की बेटी है? अनीता शास्त्री ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भीतर आकर कुछ बात करना चाहता हूँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। पहले तो अनीता शास्त्री के चेहरे से लगा वह इनकार करने वाली है, फिर दरवाजे के बीच में से हट गई। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। यह साधारण सा ड्राइंग रूम था। देवराज चौहान सोफे पर बैठा तो अनीता शास्त्री उसके सामने बैठ गई। उसकी बेटी अपनी माँ के पीछे जा खड़ी हुई। आपको कुछ अंदाजा है कि जयप्रकाश कहाँ हो सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? मालूम नहीं, अनीता ने बेचैनी से पहलू बदला। चौहान ने गहरी निगाहों से अनीता शास्त्री को देखा। आप कौन हैं? अनीता शास्त्री ने पूछा। मेरा और जयप्रकाश का संबंध सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने जयप्रकाश को कुछ लोगों के हाथों से मरने से बचाया था। बदले में वह खुद मरते मरते बचा। जिन लोगों ने मेरे दोस्त की बुरी हालत की, मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। और वे लोग कौन हैं, यह बात जयप्रकाश ही बता सकता है। हालांकि देवराज चौहान उन लोगों को प्रदीप साहू के साथियों के रूप में पहचान चुका था, परंतु अनीता शास्त्री के सामने उसने यही बात कही। किसी तरह मुझे यहाँ का पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मेरे पति यहाँ नहीं है और कहाँ हैं मैं नहीं जानती। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया।
वैसे आप जानती हैं कि आपके पति पुरानी कीमती मूर्ति चुराकर उसे बेचना चाहते हैं। अनीता शास्त्री के चेहरे पर ढेर सारी बेचैनी उभरी। आपके चेहरे के भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि जयप्रकाश की सारी हरकतों से आप वाकिफ हैं। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा, मुझे इस सिलसिले में जयप्रकाश की तलाश के दौरान सारी बातें मालूम हुई और यह बात भी आपको पक्के तौर पर पता होगी कि जयप्रकाश 1.5-2 महीने पहले किसी आदिवासी बस्ती से देवता की मूर्ति उठा लाया था, जो कि करोड़ों की कीमत रखती है। उस मूर्ति के कारण जयप्रकाश की जान भारी खतरे में है। अगर आप चाहें तो अपने पति की जान बचा सकती हैं। कैसे? उस मूर्ति के बारे में बताकर देवराज चौहान ने अनीता शास्त्री की आंखों में झांका। कई पलों तक देवराज चौहान को देखते रहने के पश्चात अनीता शास्त्री बोली, मूर्ति आपके हवाले करने से मेरे पति की जान कैसे बचेगी? जयप्रकाश की जान का सबसे ज़्यादा खतरा तो उस आदिवासी कबीले के लोगों से है जो जयप्रकाश की तलाश कर रहे हैं, खंडाला में भी और मुंबई में भी। मूर्ति उन्हें मिले या न मिले, परंतु वह जंगली खतरनाक आदिवासी जयप्रकाश को किसी भी स्थिति में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन आदिवासी लोगों से बात करके मैं उन्हें समझा सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं कि मूर्ति मिलने पर उनका क्रोध शांत हो जाए। वह मूर्ति उनके पवित्र देवता की मूर्ति है, उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप इस मामले में क्यों आ रहे हैं? इसमें आपका क्या फ़ायदा? देवराज चौहान मुस्कुराया। सच बात तो यह है कि इस मामले में मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। मैं इन लोगों में क्या कर रहा हूँ यह मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मुझे मालूम है थोड़ी सी कोशिश करके मैं जयप्रकाश की जान बचा सकता हूँ, अगर वह मूर्ति का लालच छोड़ दे। नहीं तो मूर्ति का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जयप्रकाश का तो शायद आपको अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं होगा। अनीता शास्त्री के चेहरे पर सख्ती उभर आई। मिस्टर सेठी, विनोद सेठी। देवराज चौहान फौरन बोला, मिस्टर विनोद सेठी, आप में और चंद्रकांत पाटिल में थोड़ा सा फर्क है। क्या मतलब? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। पाटिल खंडाला के एक होटल का मालिक है और खतरनाक आदमी है। मेरे पति से उसकी पहचान है। उस मूर्ति के लिए पाटिल हर रोज आता है और तरह तरह की धमकियां देकर चला जाता है कि मूर्ति जहां भी रखी है उसे उसके हवाले कर दूं, नहीं तो वह मुझे और मेरी बेटी को मार देगा। यानी कि वह हर हाल में मूर्ति लेना चाहता है। वह धमकियों की भाषा बोलता है और आप प्यार से धोखेबाजी की भाषा। आपने यह सीधी तरह से नहीं कहा कि मूर्ति आपके हवाले कर दूं, बल्कि उन आदिवासियों का जिक्र करके उनकी आड़ में वह मूर्ति हत्या लेना चाहते हैं। अनीता शास्त्री ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मिसेस शास्त्री, यूं तो आपका कहना, आपका अंदाज सही है। इन हालात में आपकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता, लेकिन मेरी बातों को झूठ समझकर आप गलती कर रही हैं। मिस्टर सेठी, अनीता शास्त्री ने कहा, मैं खुद मूर्ति वाला मामला खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत ही खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन मैं मूर्ति को गलत हाथों में नहीं सौंपना चाहती, न ही कोई जबरदस्ती करके या धमकी देकर मुझसे मूर्ति के बारे में जान सकता है। आप निश्चित रहिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। देवराज चौहान ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप मूर्ति मुझे दें, उसे आप उन आदिवासियों को लौटा दें, बाकी मैं संभाल लूँगा। उन आदिवासियों से जयप्रकाश की जिंदगी की गारंटी ले लूँगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अनीता शास्त्री होठ बीचे सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देखती रही। वह मूर्ति आपके पास है? अनीता शास्त्री ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। तो फिर कहाँ है? इसी में तो सब सवालों का जवाब है मिस्टर सेठी। मतलब कि आप जानती हैं कि मूर्ति इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? हाँ, देवराज चौहान ने सोच भरी मृदा में सिर हिलाकर कहा, मुझे मूर्ति लेने और उसे उन आदिवासियों को दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं एक मामला तय करा सकता था, इसलिए यह बात आपके सामने रखी।
अगर आपको अपने पति से ज़्यादा वह मूर्ति प्यारी है और जयप्रकाश को भी मूर्ति प्यारी है तो फिर मेरी कही इन बातों का कोई फायदा नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अनीता शास्त्री अपनी जगह पर बैठी रही। मम्मा, उसकी 12 वर्षीय बेटी ने अनीता शास्त्री का कंधा थपथपाया। अनीता शास्त्री ने अपनी बेटी को देखा, फिर देवराज चौहान से बोली, मुझे कैसे यकीन होगा कि यह वही आदिवासी हैं जिनके कबीले से मेरे पति। चिंता मत कीजिए, इस बात का यकीन दिलाना उन आदिवासियों का काम है। अगर आपको उनकी बात का यकीन आए तो मूर्ति के बारे में उन्हें बताइएगा, ना यकीन हो तो मत बताइएगा। मेरी मौजूदगी में कोई जबरदस्ती नहीं होगी, इस बात की जिम्मेदारी मेरी। अनीता शास्त्री उठ खड़ी हुई। चेहरे पर सोच के भाव उभरे हुए थे। ठीक है, इस बारे में कुछ सोचने के बाद शाम को फाइनल तौर पर आपसे बात करूंगी। अच्छी बात है, मैं शाम को आ जाऊंगा। बेशक उन आदिवासियों को ला सके तो ले आइएगा। अगर मुझे सब ठीक लगा तो मैं बता दूंगी कि मूर्ति कहाँ पड़ी है। अनीता शास्त्री के स्वर में गंभीरता थी। मैं खुद इस खतरनाक मामले को खत्म कर देना चाहती हूँ। बाहर के हालात की मुझे पूरी खबर है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को जिंदगी से हाथ धोना पड़े। आप जानती हैं जयप्रकाश कहाँ है? नहीं। तो फिर मूर्ति के बारे में कैसे जानती हैं कि? एक बार जयप्रकाश आया था। उसने बताया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं फला जगह से उस मूर्ति को ले लूं। अनीता शास्त्री ने कहकर गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव से सिर हिला दिया। देवराज चौहान अनीता शास्त्री के घर से निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसका मस्तिष्क मूर्ति को लेकर कई तरह की बातें सोच रहा था और निगाहें टैक्सी की तलाश कर रही थी। अभी वह कुछ आगे गया होगा कि तभी एक कार पास आकर रुकी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। कार में नामाशी के दोनों साथी बैठे उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। स्पष्ट था कि यह दोनों उसकी हरकतों पर निगाह रख रहे थे। एक ने मुस्कुराकर उसे कार में बैठने का इशारा किया। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कार का पिछला दरवाजा खोलकर भीतर बैठ गया। कार आगे बढ़ गई। होटल जाना है मुझे, चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। कार चलाने वाले ने गर्दन घुमाई, मुस्कुराया और फिर सामने देखने लगा। होटल शब्द से वह शायद सब कुछ समझ गया था। मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ ही आ जाते, देवराज चौहान कष्ट लेकर बोला। वह क्या जवाब देते? कुछ कुछ समझ तो सकते थे, लेकिन बोलने की भाषा नहीं जानते थे। देवराज चौहान कष्ट लेता हुआ खामोशी से खिड़की से बाहर देखता रहा। 5 मिनट पश्चात ही मोड़ काटते हुए सामने से आती एक कार ने बिना किसी हिचक से सीधी सीधी टक्कर मारी। तेज आवाज के साथ कार को तीव्र झटका लगा। कार तिरछी हो गई। देवराज चौहान ने फौरन खुद को संभाल लिया और पिछली सीट पर आराम से बैठा रहा, क्योंकि उसे देखते ही देखते टक्कर मारने वाली कार से 5 आदमी रिवॉल्वर सहित निकले और फौरन आगे बढ़कर उसकी कार को घेर लिया। नामाशी के दोनों साथियों पर खुली खिड़की से रिवॉल्वर तान दिए। तीसरा देवराज चौहान पर रिवॉल्वर तानकर खड़ा हो गया। बाहर निकलो, एक ने घुर्राकर कहा। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और शराफत से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लोग कौन हो सकते हैं। पाटिल के आदमी नहीं हो सकते। प्रदीप साहू इतनी जल्दी आदमियों का इंतजाम करके नहीं बेच सकता। बाहर निकलो, एक ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर नामाशी के साथियों से कहा। उन दोनों ने इशारों से बात समझी और कार से बाहर निकल गए। दोनों के चेहरे बेहद खतरनाक लग रहे थे। उनकी आंखें आग उगलने लगी थी। एक देवराज चौहान की तरफ पलटा। तुम कौन हो? विनोद सेठी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इनके साथ तुम्हारा क्या वास्ता है? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो यह लोग वहां से गुजरे तो लिफ्ट ले ली। इन्हें समझाने में मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि यह मेरी भाषा नहीं समझ रहे थे। तुम शराफत से खड़े रहना, उसने घुराकर देवराज चौहान से कहा।
हमारा और इनका मामला है, गलती से भी बीच में दखल मत देना। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। तुमने कभी किसी को गोलियों से उठते देखा है? वह कहर भरे स्वर में बोला। नहीं। तो अब देखो, जिंदगी में ऐसा सुनहरी मौका फिर नहीं मिलेगा, वह खतरनाक स्वर में कह उठा। देवराज चौहान खामोश रहा। इन दोनों को गोलियों से बूंद दो। नामाशी के साथी इन शब्दों को नहीं समझे। अगर समझे होते तो उनके चेहरों पर उभरे खतरनाक भाव बता रहे थे कि वे कुछ भी कर गुजरते। उसी पल सबकी रिवाल्वरें उन दोनों की तरफ हो गई। ऐसा होते ही नामाशी के आदमी मामला समझे, लेकिन रिवाल्वरों के घेरे में होने के कारण कुछ भी नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि वह लोग नामाशी के दोनों आदमियों पर गोली चलाते, पलक झपकते ही देवराज चौहान के हाथ में रिवाल्वर नजर आई और बिजली की सी गति के साथ रिवाल्वर की नाल घुमाते हुए वह ट्रिगर दबाता चला गया। मात्र 6 सेकंडों में ही वे चारों खत्म हो गए। पल भर में ही वहां दहशत से भरा सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान की रिवाल्वर का रुख पांचवे की तरफ हो गया था, जो रिवाल्वर हाथ में लटका हक्का बक्का खड़ा था। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता के भाव फैले हुए थे। अगले ही क्षण देवराज चौहान की ठोकर उसके रिवाल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। ऐसा होते ही वह सामान्य स्थिति में आया। उसके माथे पर पसीना छलछला उठा। तभी नामाशी के दोनों साथी खूंखार अंदाज में पांचवें बदमाश की तरफ बढ़े। वहीं रुक जाओ, क्रोध भरे स्वर में कहते हुए देवराज चौहान ने उन्हें हाथ से रुकने का इशारा किया। न चाहते हुए भी वे वहीं रुक गए। देवराज चौहान ने पांचवे को खा जाने वाली निगाहों से देखा। किसने भेजा है तुम लोगों को? देवराज चौहान घुर्राया। वह सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवाल्वर की नाल उसकी छाती पर लगा ली। बोलो, देवराज चौहान घुर्राया। वह कोई युक्ति है मिस किलोरा, उसने इन लोगों को खत्म करने को कहा था। उसके शब्द पूरे होते ही फायर की तेज आवाज के साथ उसके सीने की धज्जियां उड़ गई। देवराज चौहान होटल के कमरे में पहुंचा और नहा धोकर खुद को हल्का महसूस करने के पश्चात वेटर से कॉफी मंगवाई और घूंट भरने लगा। चंद घंटे पहले गुजरे सारे हालातों पर गौर करने लगा। प्रदीप साहू को पूरा यकीन था कि मूर्ति उसके पास है, इसलिए वह किसी भी हालत में उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चंद्रकांत पाटिल को उसने झांसा दिया था कि वह जयप्रकाश का दोस्त है और जयप्रकाश ने उसे उसके पास मूर्ति की कीमत तय करने के लिए भेजा है। यह जानने के बाद पाटिल ने उसे फौरन अपना स्पेशल मेहमान बनाकर बढ़िया कमरा दे दिया और एक वेटर को 24 घंटे के लिए उसकी सेवा में हाजिर कर दिया। और वक्त मिलने पर या उसके होटल में होने की खबर सुनकर तुरंत सौदा पक्का करने आ जाता था। और अब ये 5 बदमाश नामाशी के दोनों साथियों को घेर कर खतरनाक ढंग से उन्हें खत्म करने जा रहे थे। यह मामला देवराज चौहान की समझ से बाहर हो रहा था। उस 5वें बदमाश के मुताबिक उन्हें गलोरा ने भेजा था यह काम करने के लिए, लेकिन गलोरा नामाशी के साथियों की जान क्यों लेना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा था। और इस बात से यह भी जाहिर था कि गलोरा मुंबई से खंडाला आ चुकी है। कॉफी समाप्त करके देवराज चौहान कुछ देर आराम करने की सोच रहा था कि तभी इंटरकॉम का बजर बजा। वह समझ गया कि बात करने वाला पाटिल होगा। हेलो, देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। कैसे हो? उसे पाटिल का स्वर सुनाई दिया। ठीक हूँ, मैं आराम करने जा रहा था, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास। बाद में शास्त्री का फोन आया? नहीं। देवराज चौहान ने मन ही मन गहरी सांस ली। तो फिर बात कैसे बनेगी? मैं तो बन जाएगी बात, अब तो मुझे आराम कर लेने दो। देवराज चौहान रिसीवर रखने लगा। आराम करने के बाद तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगा ली। अभी पहला कश ही लिया था कि फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। हेलो सेठी, कैसे हो?
देवराज चौहान के कानों में मधुर आवाज गूंजी। देवराज चौहान की उंगलियां सख्ती के साथ रिसीवर से लिपट गई। होठ बिछ गए। आने वाला स्वर मिस किलोरा का था। तुम। मुझे भी यही आशा थी कि तुम मेरी आवाज़ सुनते ही मुझे पहचान लोगे। मैंने तुम्हें यह देश छोड़कर जाने की राय दी थी मिस किलोरा। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती थी। तो मैंने कब मना किया? मिस किलोरा की हंसी से भरी आवाज़ आई। मैं तो जाने को तैयार हूँ, बस वह मूर्ति मुझे मिल जाए। उसके बाद तो मैं हिंदुस्तान से भागती नजर आऊंगी। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। वह मूर्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों? हिंदुस्तान की धरोहर विदेशों की सजावट नहीं बढ़ा सकती। मैं। मिस किलोरा के खिलखिलाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आज तक ऐसी न जाने कितनी हजारों बेशकीमती महत्वपूर्ण मूर्तियाँ दुनिया के कई देशों की सजावट बढ़ा रही है। इस एक मूर्ति को रोकने की कोशिश तो बेवकूफ़ी रहेगी। मेरी निगाहों के सामने से तो मूर्ति तुम जैसे लोग देश से बाहर नहीं ले जा सकते। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। पीठ पीछे ऐसा कुछ हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बड़े बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हारे लिए करोड़ों का माल कमाने का बेहद खूबसूरत मौका है। मूर्ति को ढूंढो, मेरे हवाले करो। बदले में मिलने वाला पैसा तुम्हारी जिंदगी बना देगा। तो तुम मेरी जिंदगी बनवाओगी? देवराज चौहान के दांत बिछ गए। हाँ, सारी उम्र दौलत से खेलोगे, ऐश करोगे और सेठी। जाते जाते मैं तुम्हें ऐसे मज़े दे जाऊंगी कि मरते दम तक मुझे याद रखोगे। शर्त यह है कि वह मूर्ति तलाश करके मुझे दे दो। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि इस बेवकूफ़ औरत से क्या कहे। तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हो। देवराज चौहान के दांत पिच गए। मैं सही कह रही हूँ सेठी। किलोरा के स्वर में मिठास थी। वैसे अगर चाहो तो मज़े का थोड़ा सा स्वाद मैं तुम्हें पहले भी दे सकती हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि। बेकार की बात मत करो। अपने जिस्मानी मांस के लोथड़े को मुझसे दूर रखो। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। अगर तुम मूर्ति वाले मामले से पीछे नहीं हटी तो तुम्हारी दौलत, तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारी तरफ बढ़ती मौत को नहीं रोक पाएंगे। मुझे तो तुम अजीब से आदमी लगे हो। कभी औरत का स्वाद चखा भी है या ऊपर से ही टटोलते रहे हो? अगर चखा है तो फिर मुझ जैसी खूबसूरत हसीन जवा का स्वाद नहीं चखा होगा। आम तो सब एक से ही लगते हैं देखने में, लेकिन खाते समय उनका स्वाद अलग अलग होता है। सड़े हुए आमों में तो मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। वैसे भी मैं आमों का शौकीन नहीं हूँ। पागल इंसान हो तुम। मिस क्लोरा की गुर्राती हुई आवाज आई। पूरे पागल हो। उसकी आवाज़ पर देवराज चौहान जहरीले स्वर में बोला। उन 5 आदमियों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई क्या? 5 आदमी? मिस किलोरा की आवाज़ के भाव बदले। जिन्हें किराए पर लेकर तुमने उन आदिवासियों को मारने भेजा था। तुम्हें कैसे मालूम? मिस किलोरा चौंकी। बताता हूँ। अभी देवराज चौहान बड़े ही कड़वे स्वर में बोला। लेकिन पहले यह बता दो कि उन आदिवासियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उनकी जान के पीछे पड़ गई। क्षण भर की खामोशी के बाद मिस किलोरा की आवाज़ आई। वे आदिवासी बहुत खतरनाक लोग हैं। उनका मुकाबला कर पाना आसान नहीं। अपने देवता की मूर्ति की तलाश में वे लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इसी से उनकी दंडता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह हर हाल में मूर्ति वापस पाना चाहते हैं। जब तक वह हम लोगों के बीच मंडराते रहेंगे तब तक हमें और मूर्ति को खतरा लगा रहेगा। उन्हें खत्म करना जरूरी है। उनमें से एक तो इतना तेज चालाक है कि वह छाया की तरह हर उसके पीछे है जो मूर्ति पाना चाहते हैं। अगर वह तीनों आदिवासी खत्म हो गए तो शायद जयप्रकाश भी सामने आ जाए। मेरे ख्याल से वह इन्हीं लोगों के कारण छिपा बैठा है। देवराज चौहान के दांत बिछ गए थे। मेरे किराए पर हासिल किए गए 5 आदमी बहुत खतरनाक हैं और खंडाला इतना बड़ा नहीं है कि उन तीनों आदिवासियों को ढूंढकर उन्हें शूट न कर सकें। मेरे ख्याल में तो आज ही काम निपट जाएगा। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभरे।
शायद तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे आदमियों ने उनमें से 2 की तलाश करके उन्हें घेर लिया था। यह बात 1-2 घंटे पहले की है। तुम्हें कैसे मालूम? तब मैं भी उनके साथ था। उनकी कार में इत्तेफाक से मैंने लिफ्ट ले रखी थी। मिस किलोरा की आवाज़ नहीं आई। मिस किलोरा, उन 5 को शूट कर दिया। 5वें ने मरने से पहले बताया था कि वह तुम्हारे भेजे कुत्ते हैं। देवराज चौहान के कानों में मिस किलोरा की गुर्राहट पड़ी। सेठी, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। तुम मारोगी मुझे? देवराज चौहान दरिंदगी से भरी हंसी हंसा। बहुत जल्दी मरोगे तुम। तुम शायद भूल रही हो कि खंडाला इतनी बड़ी जगह नहीं है कि तुम्हें ढूंढा न जा सके। तुम्हें इतनी फुर्सत ही नहीं दूंगी कि मुझे ढूंढ सको। मिस किलोरा का दहकता स्वर आया। अभी भी वक्त है। यहाँ से चली जाओ। मूर्ति वाले मामले से दूर हो जाओ। देवराज चौहान का लहजा सख्त था। वरना तुम्हारी लाश की भी बुरी हालत हो जाएगी। तुम अपनी जिंदगी की फिक्र करो। मिस किलोरा का क्रोध 7वें आसमान पर था। मूर्ति तो मैं हासिल कर लूंगी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बचेगी। तुम अभी बच्चे हो सेठी। मैं बड़े बड़े खेलों की खिलाड़ी हूँ, जबकि तुम एक ही तलाश में भटकने वाले मामूली खिलाड़ी। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं। मेरे साथ दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपनी जिंदगी की भारी भूल कर दी है। अब अपनी मौत का इंतजार करो। कहने के साथ ही मिस किलोरा ने लाइन काट दी। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव थे।